क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक आज गंदगी और लापरवाही के कारण धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं आज आपको बिहार के मधुबनी की वह सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ। साथ ही दिखाऊंगा कि यहाँ की संस्कृति, अतिथि सत्कार और मिट्टी की खुशबू आज भी जीवित है। मेरी कहानी में एक साल पहले मुलाकात हुई थी। कर्नाटक के भारतीय संस्कृति उत्सव के अंदर दीपक भाई थे। उन्होंने कहा, जब कभी आप हमारी मिथिला की धरती पर आएगा, हम आपको असली संस्कृति दिखाएंगे। यहाँ कहाँ आपको संस्कृति देखने को मिलेगी। करीब एक साल बाद मैं मधुबनी पहुंचा। दीपक भाई हमें मिले, घर बुलाया और उनकी माताजी ने अपने हाथ से पारंपरिक भोजन खिलाया। भोजन केले के पत्ते पर था। यह मिथिला की संस्कृति थी। पहले एक दिन सरस्वती पूजा का था और मिथिला का भोजन, मिथिला की संस्कृति, मिथिला मतलब कि माता जानकी का ही जन्म जन्म की जगह रही है और भगवान राम यहाँ के इन लोगों के जीजा लगते हैं सबके। आज भी उस परंपरा को निभाते हुए निभा रहे हैं लोग और उसी जैसे एक जीजा की खातिरदारी करते हैं ना, उसी रूप में आज भी ये लोग मतलब अतिथि की खातिरदारी करते हैं। और जो लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, खासकर अयोध्या से, तो उनका तो बड़ा सम्मान होता होगा यहाँ। हम निजी स्कूल में गए, बच्चों के साथ में शिक्षकों ने हमें बहुत सम्मान दिया। इतने प्रसाद मिले कि हमारा पेट भर गया। यह अनुभव मेरे दिल को छू गया था और मुझे लग रहा था कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध और सुंदर है। लेकिन इन खुशियों के बीच में एक सच्चाई ने मुझे अंदर से दुखी कर दिया। जहाँ संस्कृति और इतिहास होना चाहिए, वहाँ गंदगी, प्लास्टिक, गुटखा फैला हुआ था। पेड़ काटे जा रहे थे, सड़कों पर कचरा फैलाया जा रहा था। मुझे यह देखकर बहुत दर्द हुआ कि प्रशासन अधिकारी और नेता भी सड़क पर गुटखा थूक रहे थे। अगले दिन राज पैलेस के परिसर में गए। वह पुरानी धरोहर थी। कई मंदिरों और पुराने महल थे, लेकिन हर जगह कचरा और टूटे हुए भवन थे। शराब की बोतलें, गुटखा, प्लास्टिक हर जगह फैला हुआ था। यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा, अगर हम कार्रवाई ना करें तो यह धरोहर और हमारी संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। मधुबनी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर राज पैलेस नाम का एक धार्मिक और एक ऐतिहासिक जगह थी। हमने तय किया कि शिकायत से काम नहीं चलेगा, हमें एक कदम उठाना होगा। लगभग 70 बच्चों के साथ में हमने 3 से 4 घंटे सफाई अभियान चलाया। छोटे छोटे बच्चों ने अपने हाथ से कीचड़, कचरा उठाया। बहुत कम लोग मदद करने के लिए आगे आए, लेकिन बच्चों ने मेहनत करी और परिसर को बिल्कुल साफ कर दिया। उस दिन मैंने महसूस किया, अगर बच्चे मिलकर सफाई कर सकते हैं तो समाज अगर जाग जाए तो भारत कितना सुंदर बन सकता है। उसके बाद धीरज भाई के घर गए। वहां पर लगभग 13 प्रकार के मिथिला के व्यंजन बने हुए थे। यह व्यंजन प्रकृति थे, शरीर को ताकत देने वाले थे और दिमाग को सक्रिय करने वाले थे। धीरज भाई ने बताया कि ये जो व्यंजन है, हम इनको घर में ही उगाते हैं, लेकिन आज धीरे धीरे हम लोग भी इससे कटते जा रहे हैं और गांव में बहुत सारे लोग जो हैं इससे कट चुके हैं, मार्केट से लाते हैं। अब मार्केट में सारा सामान मिलावट वाला मिलता है, जिससे हमारी सेहत खराब होती है। उनके घर की बागवानी देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, मैं सच में किसी गांव में आया हूँ। हम भी थोड़ी सी खेती अपने घर में कर सकते हैं और शुद्ध स्वच्छ भोजन खुद के लिए उगा सकते हैं। दीपक भाई और उनके साथियों ने एक प्राकृतिक कैफे भी खोला हुआ है। भारतीय संस्कृति उत्सव में जब उन्होंने अपने 3 से 4 दिन बिताए तो उन्होंने एक आइडिया मिला कि हम पर्यावरण के साथ साथ में बिजनेस भी कर सकते हैं। जब मैंने दीपक भाई से पूछा कि तुम भारतीय संस्कृति के उन 3-4 दिनों में से क्या सीख कर आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं पर्यावरण के बारे में सीख कर आया कि पर्यावरण के साथ में हम लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं और अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। उन्होंने हरी हरी घास, फूल और पेड़ अपने कैफे में लगाए थे। वहाँ सिर्फ दीवारें सीमेंट की थी, बाकी सब वहाँ पर लकड़ी का था। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब हम धीरज भाई के घर गए तो हमें एक राजा वाली फीलिंग भी आई, क्योंकि वहाँ धीरज भाई और के पास में काफी सारी जगह थी जो उन्होंने अपने गांव के कुछ गरीब लोगों को रहने के लिए दे रखी थी। उनके वहाँ मंदिर थे और उनके वहाँ मंदिर से जुड़े हुए लोग और वहाँ धार्मिकता से और वहाँ सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग शिव की पूजा कर रहे थे। जब हम उनके पास जाकर बैठे तो उन्होंने अच्छे अच्छे भजन सुनाए और हमें बड़ी प्रशंसा हुई। गणपति जी को लाना होगा। गाँव में आज भी अगर किसी के घर में गोभी उगाई जाती है तो उस गोभी को एक घर नहीं बल्कि 10 घर खाते हैं। मधुबन की इस यात्रा ने
मुझे दो चीजें सिखाई। पहली तो हमारी संस्कृति और अतिथि सत्कार आज भी जीवित है। दूसरी, हम अगर सफाई और पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी सुंदर धरती धीरे धीरे खराब हो जाएगी। मैं आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करता हूँ, जहाँ भी रहें अपने आसपास की जगह को साफ रखें, एक पेड़ लगाएं और अपनी संस्कृति को जीवित करें। अगर हम मिलकर ये छोटा सा संकल्प ले लें तो आज हमारी पीढ़ी, आने वाली हमारी पीढ़ी हमें धन्यवाद करेगी। और मैं वचन देता हूँ, जब तक मेरे शरीर में ताकत है मैं सच्चे भारत की खोज यात्रा जारी रखूंगा। भारत की संस्कृति और प्रकृति की मानवता की रक्षा करने के लिए अगर आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप, क्योंकि हम बदलेंगे तो भारत बदलेगा और भारत बदलेगा तो भारत विश्व गुरु की तरफ जाएगा। इसी के लिए दोस्तों मैं आप सभी को दोबारा से गौ प्रणाम करता हूँ, सनातनी हर्ष की तरफ से प्रणाम करता हूँ, भारत माता की तरफ से प्रणाम करता हूँ। अगर हम भारत को भारत माता मानते हैं और आज भारत माता पर संकट आया है तो आज हमें अपनी माँ को बचाना होगा, उस संकट से उसको निपटारा देना होगा। मिलकर हम सभी स्वच्छता अभियान चलाएंगे, संस्कृति का संरक्षण करेंगे, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभू। जो उपस्थित हैं ये हजार दिनों से भारत यात्रा पे निकले हुए हैं। सनातनी हर्ष इनका नाम है और ये करनाल हरियाणा से हैं। इन्होंने कठिन परिश्रम प्रयास करके सारे 26 राज्यों का सफर तय किया है और 26 राज्यों का सफर तय करके ये मिथिला की धरती पे आए हैं।